वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम गोता लगाने वाले हैं ऑस्कर वाइल्ड के मास्टरपीस द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के एक्ट 3 में। ये है वो chaotic और हिलेरियस कंक्लूजन जहाँ सारे राज खुलते हैं, सारी गलत फहमियां दूर होती हैं और वो भी बड़े ही मज़ेदार तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं ग्वेंडोलिन की इस ब्रिलियंट लाइन से। ये लाइन है ना, ये पूरे नाटक की सेटिरिकल टोन को, मतलब उसके व्यंग्य को एकदम परफेक्टली पकड़ लेती है। बात ये नहीं है कि आप कितने ईमानदार हो, बात ये है कि आप दिखते कितने अच्छे हो। स्टाइल इज एवरीथिंग, सिंसियरिटी नॉट सो मच। तो एक्ट 3 की शुरुआत होती है और सब कुछ शांत लगता है, बहुत ज्यादा शांत। ग्वेंडोलिन और सेसिली ने जैक और एल्जेनॉन के धोखे को चलो माफ तो कर दिया है, पर एक बहुत बड़ी, बल्कि धोखे से भी बड़ी एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, और वो प्रॉब्लम है एक नाम की। और यहाँ देखिए, मजेदार बात यह है कि दोनों कपल्स के सामने बिल्कुल एक जैसी, एकदम बेतुकी सी रुकावट है। ये रुकावट है नाम अर्नेस्ट। ग्वेंडोलिन और सेसिली दोनों को जैसे इस नाम से ऑब्सेशन है, एक जुनून है। उनके लिए अर्नेस्ट नाम का आदमी ही सच्चा और गंभीर हो सकता है। मतलब अगर आपका नाम अर्नेस्ट नहीं है तो प्यार का तो सवाल ही नहीं उठता। यही तो इस नाटक का सबसे बड़ा व्यंग्य है कि असलियत से ज्यादा एक नाम जरूरी हो गया। तो अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? खैर, जैक और एल्जेनॉन के पास एक बड़ा ही मजेदार सल्यूशन है। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, हम आज दोपहर ही जाकर क्रिस्टनिंग करवा लेंगे और अपना नाम बदलकर अर्नेस्ट रख लेंगे। सोचिए जरा, वो सच में ईमानदार बनने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि बस ईमानदार दिखने के लिए अपना नाम तक बदलने को तैयार है। और कमाल की बात यह है कि ग्वेंडोलिन और सेसिली इस नाम बदलने की बात को एक टेरिबल सैक्रिफाइस, एक बहुत बड़ा बलिदान मान लेती हैं। वो इतनी इंप्रेस हो जाती हैं कि फौरन दोनों को माफ कर देती हैं। और तभी ग्वेंडोलिन ये डीपली आयरॉनिक बात कहती है। आयरनी ये है कि यहाँ कोई सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, बल्कि एक और धोखा दिया जा रहा है, और लड़कियां इसे मर्दों की महानता समझ रही हैं। तो सब कुछ ठीक हो ही रहा होता है, लवर्स फिर से एक हो गए हैं, कि तभी एंट्री होती है आ वन एंड ओनली लेडी ब्रैकनेल की। वो है इस नाटक की अल्टीमेट ऑब्स्टिकल, और उनके आते ही कहानी में फिर से एक जबरदस्त ट्विस्ट आ जाता है। देखिए, लेडी ब्रैकनेल यहाँ सिर्फ ग्वेंडोलिन की माँ बनकर नहीं आई हैं, वो एक मिशन पर हैं। मिशन नंबर 1, ग्वेंडोलिन की सगाई जैक से तुड़वाना। मिशन नंबर 2, एल्जेनॉन के सारे झूठ का पर्दाफाश करना, खासकर उसके दोस्त बनबरी का। और मिशन नंबर 3, ये पता लगाना कि एल्जेनॉन और सेसिली के बीच आखिर चल क्या रहा है। अब लेडी ब्रैकनेल के सवालों की बौछार से बचने के लिए एल्जेनॉन को एक क्विक एस्केप चाहिए। तो वो क्या करता है? वो अपने काल्पनिक दोस्त बनबरी को ही मार डालता है। बड़े मजेदार तरीके से वो अनाउंस करता है कि बनबरी की मौत हो गई क्योंकि उसके डॉक्टर्स ने पता लगा लिया कि वो जी ही नहीं सकता था। ये बनबरी की मौत असल में एल्जेनॉन की आज़ाद जिंदगी का अंत। तो जब लेडी ब्रैकनेल को पता चलता है कि एल्जेनॉन की सगाई सेसिली से हो गई है, तो वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती। उनका रिएक्शन एकदम ठंडा होता है। वो सेसिली को सिरे से नकार देती हैं। पर उनकी ये राय बदलने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली, और राय बदलती है इस नंबर के साथ, 1,30,000 पाउंड्स। जी हाँ, ये है सेसिली की इनहेरिटेंस, उसकी जायदाद। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि इस रकम को सुनते ही लेडी ब्रैकनेल का एटीट्यूड कैसे 180 डिग्री घूम जाता है। सडनली मिस कार्डियो उन्हें एक मोस्ट अट्रैक्टिव यंग लेडी लगने लगती है ना कमाल? ये ऑस्कर वाइल्ड का सिटायर अपने चरम पर है। वो विक्टोरियन अपर क्लास का मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसे उनके लिए प्यार मोहब्बत से बढ़कर पैसा और स्टेटस हुआ करता था। लेकिन रुकिए, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जैक अपना तुर्प का इक्का चलता है। वो सेसिली का गार्डियन है और वो इस पावर का इस्तेमाल करता है। वो एक डेडलॉक क्रिएट कर देता है। सीधा सीधा कहता है, आप मेरी शादी ग्वेंडोलिन से होने दीजिए, तभी मैं सेसिली की शादी एल्जेनॉन से होने दूंगा। अब मामला फंस गया है। तो सिचुएशन एकदम इम्पॉसिबल लग रही है ना? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पर तभी एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, मिस प्रिज्म। और उनके आने के साथ ही ये नाटक अपने सबसे अनबिलीवेबल और हिलेरियस क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ जाता है। लेडी ब्रैकनेल मिस प्रिज्म को देखते ही पहचान लेती हैं, और वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा सवाल जो 28 साल पुराने एक राज से पर्दा उठाने वाला है। और फिर मिस प्रिज्म
अपनी कहानी सुनाती हैं, एक बहुत ही अजीब कहानी। वो बताती हैं कि सालों पहले एक मोमेंट ऑफ मेंटल एब्स्ट्रैक्शन में, मतलब दिमागी भटकाव में, उनसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उन्हें एक बच्चे को स्ट्रॉलर में रखना था और एक मैन्यूस्क्रिप्ट को एक हैंडबैग में, पर उन्होंने उल्टा कर दिया। उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट को स्ट्रॉलर में रख दिया और बच्चे को हैंडबैग में, और वो हैंडबैग विक्टोरिया स्टेशन पे छूट। ये सुनते ही जैक के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो वही बच्चा था जो विक्टोरिया स्टेशन पर एक हैंडबैग में मिला था। वो भागकर ऊपर जाता है और वही हैंडबैग सबूत के तौर पर ले आता है। द ट्रूथ इज आउट। और फिर आता है इस एक्ट का सबसे हिलेरियस मोमेंट। जैक पूरी तरह से गलत समझते हुए मिस प्रिज्म को अपनी माँ मान लेता है। वो बड़ी ड्रामेटिक अंदाज में कहता है, मदर आई फॉरगिव यू, और उन्हें गले लगाने बढ़ता है। मिस प्रिज्म बेचारी घबरा जाती हैं और उसे बताती हैं कि वो उसकी मां नहीं है। तब फाइनली लेडी ब्रैकनेल आगे आती हैं और जैक की असली पहचान बताती हैं, और इसी के साथ सारी उलझी हुई कड़ियां जुड़ जाती हैं। तो असलियत क्या है? जैक कोई और नहीं बल्कि एल्जरनॉन का बड़ा भाई है। जी हाँ, वो दोनों सगे भाई हैं। मतलब जैक जो पूरे समय अपने एक विकेड यंगर ब्रदर होने का नाटक कर रहा था, वो असल में सच बोल रहा था, बिना ये जाने कि वो सच बोल रहा है। कितनी ब्रिलियंट आयरनी है। लेकिन रुकिए, एक आखिरी पहेली अभी भी बाकी है। जैक का फर्स्ट नेम क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्वेंडोलिन तो अभी भी अपनी बात पर अड़ी है कि वो शादी तो सिर्फ अर्नेस्ट नाम के आदमी से ही करेगी। तो जैक फटाफट आर्मी लिस्ट्स खंगालता है और उसे अपने पिता का नाम मिल जाता है, और वो नाम है अर्नेस्ट, जनरल अर्नेस्ट जॉन मॉनक्रीफ। और क्योंकि वो पहला बेटा था, तो उसका नाम भी अपने पिता के नाम पर अर्नेस्ट ही रखा गया था। और यहीं पर इस नाटक का सेंट्रल पन, यानी इसका डबल मीनिंग सामने आता है। अर्नेस्ट एक नाम भी है, और अर्नेस्ट होने का मतलब है सच्चा और ईमानदार होना। तो सोचिए, जैक पूरे समय अर्नेस्ट होने का नाटक कर रहा था, जबकि असल में उसका नाम ही अर्नेस्ट था। इस फाइनल रेवलेशन के साथ सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। जैक और ग्वेंडोलिन, एल्जरनॉन और सेसिली, और यहाँ तक कि डॉक्टर चैसेबल और मिस प्रिज्म, तीनों कपल्स की शादी का रास्ता साफ हो जाता है। और जैक बोलता है इस नाटक की फाइनल लाइन, जो पूरे प्ले के थीम को परफेक्टली सम अप करती है। वो कहता है कि आज उसे अपनी जिंदगी में पहली बार द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का मतलब समझ आया है। मतलब अपने नाम का महत्व, और शायद ईमानदारी का भी। ऑस्कर वाइल्ड ने खुद इस नाटक को अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल कहा था। मतलब एक हल्की फुल्की कॉमेडी पर गंभीर लोगों के लिए। तो जब आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, तो सोचिएगा जरूर कि इस मजेदार और ट्रिवियल कहानी के पीछे वाइल्ड कौन से सीरियस सोशल क्रिटिसिज्म्स कर रहे थे। दैट्स द रियल जीनियस ऑफ दिस प्ले।